यूनियन बजट की डिस्कशन कल के दिन यानी कि 1 फरवरी को शुरू हो जाएगी एंड यहां कई सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकते हैं क्रिप्टो को लेकर। क्रिप्टो के बिल की बात तो करी जा सकती है, लेकिन इसी के साथ टैक्सेस की भी बात करी जाएगी कि क्या क्या टैक्सेस लग सकते हैं क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस के ऊपर और जो भी आप प्रॉफिट निकालते हैं अपने किसी भी बैंक अकाउंट में। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एंड अभी एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या कहना है और बजट सेशन में क्या क्या डिस्कशन होने वाली है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि P2P जिन लोगों को यूज नहीं करना आता और क्यों करना चाहिए, वो क्यों सबसे बड़ा सोल्यूशन हमारे लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्व ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉल्व ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की, तो यार जैसे ही बजट सेशन करीब आ गया 2022 का जो यूनियन बजट सेशन है, तो यहाँ डिस्कशंस चालू हो चुकी हैं। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप के जो जनरल काउंसिल हैं प्रमोद राव, तो उनका कहना यह है कि क्रिप्टो की जो रेगुलेशंस हैं जो बनाने की कोशिश करी जाती है वो डिसाइड करना आसान नहीं है। इसके ऊपर सेपरेट रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी, लेकिन हर एक चीज को यूज केस के बेसिस पर यहाँ किसी किसी तरीके से कैटेगराइज भी करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है, यानी कि एकदम से पॉसिबल नहीं होने वाला। इसी के साथ कुछ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो कम से कम 5-10 साल भी लग सकते हैं रेगुलेशंस को मेच्योर होने में, यानी कि मेच्योरिटी लेवल इतना अटेन करना, इतना इस चीज को समझना और उसके ऊपर रेगुलेशंस लाना सही तरीके की जो वैलिड भी रहे, काम भी करें, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं हो सकता। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट एकदम से नहीं किया जा सकता। यहाँ ओवरऑल आप भी जानते हैं कि क्रिप्टो के जो यूज केस हैं वो अलग अलग रहते हैं। हर एक कॉइन के हर एक प्रोजेक्ट अपना खुद का यूज केस लेकर आता है। यूज केस के आधार पर ही उसकी कैटेगरी बनेगी, कैटेगरी के बेसिस पर टैक्सेस लग सकते हैं। जनरली अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल की कोई फैक्ट्री बन रही है तो वहां टैक्सेस ज्यादा रहने वाले। अल्कोहल जब सेल करी जाती है उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन वही अगर कोई हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई चीज बनाई जा रही है, कुछ अच्छी चीजें बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर टैक्सेस कम रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को भी कैटेगराइज किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें सेबी की और या फिर आरबीआई की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके आने वाले, लेकिन वो अभी इस चीज को कंपीट नहीं कर पाएंगे। वो क्लासीफाई तक नहीं कर पाएंगे क्रिप्टो को कि इसको कैसे क्लासीफाई करना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्या प्रैक्टिकल रेगुलेशंस लाई जा सकती हैं। लेकिन एक यहां चीज बिल्कुल क्लियर है, रेगुलेशंस कभी भी हमारे लिए अच्छी नहीं रहने वाली। रेगुलेशंस अगर आ जाती हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए कभी भी अच्छी नहीं रहेंगी। टैक्सेस तो लगेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा लग सकती हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने बैन किया है माइनिंग को, क्रिप्टो वेबसाइट्स को, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को, क्रिप्टो बेस्ड एक्सचेंजेस को, सब कुछ लगभग बैन हो चुका है और वहां के इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। और ऐसा हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर क्रिप्टो बिल आता है या फिर कोई भी रेगुलेशन आती है। जिस कारण बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही कहा कि कांस्टेंट एवोल्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली इसमें धीरे धीरे कंसल्टेशंस आनी चाहिए। कंसल्टेशंस के साथ जो रेगुलेशंस हैं वो धीरे धीरे डेवलप होंगी, धीरे धीरे गाइडलाइंस बनेगी, जिनको देखते हुए एक बिल तैयार होगा, ना कि एकदम ये सब कुछ होने वाला है। तो ओवरऑल जो आज के दिन तक हमें जो अपडेट मिली है वो यही है कि फरवरी 1 को जब बजट सेशन शुरू होगा, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ डिजिटल एसेट्स को लेकर क्या क्या क्लैरिटी देने वाले हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ एकदम से बिल नहीं बन सकता। चाहे ड्राफ्ट उन्होंने कई बार बनाए, उसमें एडिशंस करने पड़े एनएफटीज को लेकर, मेटावर्स को लेकर, जो लैंड सेलिंग हो रही है एनएफटीज में उस चीज को लेकर, एंड जो बाकी के एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको भी अमेंड किया जाएगा, टैक्सेस को भी देखा जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जिस कारण हम क्रिप्टो बिल शायद ही देख पाए इस सेशन में। तो एक और चीज है यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री को यहां क्लैरिटी चाहिए कि यहां क्रिप्टो टैक्सेशन क्या क्या रहने वाले हैं। तो ये 2022 में थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल में क्या है कि एक चीज क्लियर हुई थी कि जो कंपनीज एक्ट है वहां ये दिखाना जरूरी कर दिया गया था कि अगर आपकी कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रही है या क्रिप्टो के द्वारा कोई भी प्रॉफिट निकल करके आ रहा है तो वो दिखाना जरूरी है। तो हमें इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, अभी हम उस पॉइंट पर आते हैं कि इंडिविजुअल्स यहां खुद को सेव कैसे कर सकते हैं। अगर एकदम से बैन हो जाता है तो बैन वाली सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास कोई भी वॉलेट है, एक्सचेंज है, वहां आपके पास क्रिप्टो एसेट्स पड़े हैं, ज्यादातर कोशिश यही करी जाती है एक्सचेंज के द्वारा कि आपकी केवाईसी ली जाए, आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। डेक्स आने की पूरी उम्मीद है, वजीरेक्स का डेक्स आ जाएगा इन दिनों के अंदर, एंड इसी के साथ बर्न भी पॉसिबल हो सकता है WRX का।
तो डेक्स आने के साथ आप वहां अपने क्रिप्टो एसेट्स को रख पाएंगे जो टोटली डिसेंट्रलाइज रह सकता है। सेंट्रलाइजेशन उसमें पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ अगर हम क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उस दौरान हमें P2P की सख्त जरूरत पड़ेगी, यानी कि पीयर टू पीयर ही ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाएंगी। उसका एक फायदा यह है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन जाएगी हमारे बैंक अकाउंट से दूसरे किसी और के बैंक अकाउंट में या फिर वाइस वर्सा, तो किसी को यहां इतना क्लियरली नहीं दिखेगा कि ये क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन हुई है। अगर स्क्रूटनी होती है तो अलग बात है, हमें बताना पड़ेगा, लेकिन ये एज ए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम WazirX खोलते हैं तो WazirX के ऊपर आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, INR, USDT, WRX, BTC एंड लास्ट में आपको P2P दिखेगा बिल्कुल टॉप में। तो आपने P2 के ऊपर क्लिक करना, यहाँ आएगा बाय INR विद P2P। आप INR भी ले सकते हैं अपनी एक्सचेंज के ऊपर और INR के द्वारा उसके बाद कोई भी कॉइन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पीयर टू पीयर के ऊपर क्लिक किया जो P2P के नाम से आ गया है। तो यहां मेरे पास बाय एंड सेल दोनों ऑप्शंस हैं। अगर बाय के ऊपर प्राइस देखें तो 80.3 चल रहा है, यानी कि USDT हमें जनरल जो प्राइस चलता है 75 के आसपास, 76 के आसपास, उससे थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो 80 रुपये 30 पैसे का यहां मिल रहा है। तो यहां मैंने क्लिक किया, यहां हम देखेंगे कि मैं कितना बाय कर सकता हूं, क्योंकि यहां लिमिट्स भी रहती हैं। एंड इसी के साथ आप ऑर्डर वॉल्यूम्स चेक कर सकते हैं, मार्केट डेप्थ चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, किस प्राइस पे लगे हुए हैं। ये आप जरूर चेक करना कि ऑलरेडी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है बाय एंड सेल का। लगभग इतना ही चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन ये प्राइसेस चेक करने जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप सस्ते में सेल कर दें या फिर महंगे में बाय कर ले, तो ओवरऑल नुकसान आपका ही होने वाला है। तो यहाँ मैंने 80.3 के बेसिस पर यहाँ सोचा कि $10 लेता हूं तो करीब 803 रुपए बनते हैं। एंड आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप किसी पर्टिकुलर XID को भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज ये ध्यान रखना कि $10 से ज्यादा ही आपको बाय करना पड़ेगा। एक्चुअल में 14.5 आपको कम से कम करने पड़ेंगे। 15 का जब मैंने ऑर्डर लगाया तो यहाँ हमारा जो डायरेक्ट सेलर्स का ऑर्डर है वो मैच होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो भी सेलर्स हैं वो हमारे ऑर्डर को ट्रैक करेंगे एंड ये जैसे मीट होगा तो हमने पे करना है। तो ये प्रोसेस अपने आप चलने वाला है। इसी के साथ आप ये वाले ऑर्डर्स जितने भी आपके रहेंगे, चाहे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो उन ऑर्डर्स को आप पीयर टू पीयर ऑर्डर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी ऑर्डर यहां दिख रहा है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी यहां पेमेंट ही नहीं करी है, क्योंकि यहां मैं INR पे करूंगा किसी को और वो जिसको भी रिसीव होने वाले हैं वो मुझे USDT सेंड कर देगा। तो यहाँ जैसे ही सेलर मैच हो जाएगा तो यहाँ क्या है कि हमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि कितने टाइम के अंदर हमने पेमेंट करनी है, जिसमें UPI और IMPS ऑप्शन रहने वाला है। 1204 पे 50 पैसे बन रहे हैं, तो ये मैंने लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर पे करना है। तो यहाँ हमने पेमेंट करनी है, कई सारे ऑप्शन है, UPI बहुत ही आसान है, तो UPI से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपका टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है, अगर आप चाहें तो टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान तरीका है पीयर टू पीयर के द्वारा INR देकर USDT बाय करना। USDT बाय करके आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो एक्सचेंज के अंदर ही जो भी ट्रांजैक्शन होनी है उसी के ऊपर रहने वाली है। तो यहाँ पेमेंट कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ UPI ID दी जाएगी, उसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने गूगल पे या फोन पे के ऊपर जाकर या फिर जो भी आप ऐप यूज करते हैं वहां आपने डालना है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहां अपलोड कर देना है एंड आई हैव ट्रांसफर्ड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन अगर कंफर्म हो चुकी है तो आप खुद पर्सनली कंफर्म करोगे कि मैंने कंफर्म कर दिया है, ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। तो ओवरऑल जब एक्सचेंज खुद जब कंफर्म कर लेगा दोनों साइड पे, तो आपको उतने USDT मिल जाएंगे। वरना आप इस ट्रांजैक्शन को, इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम सेल के लिए भी ऐसे ही रहेगा, यही स्टेप्स रहने वाले हैं। तो P2P बहुत ही आसान है, बहुत ही फायदेमंद ऑप्शन है जो हमेशा हमारे लिए काम आने वाला है। अगर हम पहले की बात करें, जब क्रिप्टो को बैन किया गया था 2019-20 की बात करें, तो तब भी यही ऑप्शंस हमें काम आए थे और यही आते रहेंगे। तो कंप्लीटली ओवरऑल क्रिप्टो को कभी बैन नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखना। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है या फिर थोड़ी बहुत भी वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे, वॉलफुड ऑफिशियल जो है टेलीग्राम के ऊपर। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।